चैप्टर नंबर 7 की सेकेंड डिवीजन के साथ आपके पास है, विच इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम टू द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व। तो आइए देखते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड पर है, that is horizontal mass spring system. This is a spring, this is the mass. At this particular moment अगर बात की जाए इस वक्त, तो mass अपनी mean position पर है, spring is neither elongated nor it is been compressed. इस वक्त जो instantaneous displacement की अगर मैं बात करूं इस वक्त, that is x is equal to 0. अब बात कर लेते हैं कि अगर इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, इन दिस डायरेक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट सपोज दैट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू के एक्स, एंड टेक इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मतलब इट इज कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर बात की जाए, देन इट विल बी हैविंग, हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। हम लास्ट सब कुछ देख चुके। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के बराबर होगी। एट दिस पॉइंट माइनस के एक्स नॉट होगी। इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन पर इनर्शिया इसे आगे ले जाएगा, और इस तरह से कहा जाए ये पोजीशन अटेन हो जाएगी दूसरी एक्सट्रीम, एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स आइए मैथमेटिकल रिलेशंस की तरफ चलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पर अगर रीस्टोरिंग फोर्स की बात की जाए, दैट इज माइनस के एक्स। हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, इट इज इक्वल टू माइनस आर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अप्लाइड फोर्स को अगर मैं एम ए लिखूं, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, तो यहां से एक्सलेशन को आसानी से निकाला जा सकता है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। स्टूडेंट्स अब के और m ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, द बोथ आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं इनको कांस्टेंट अज्यूम कर लूं, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन है वो होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k ओवर m के इक्वल, और जब मैं ओमेगा को मालूम करूंगा इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट k ओवर m। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ओमेगा को 2 पाई ओवर टी लिखा जा सकता है। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ से निकालूं टाइम पीरियड की, इट कम्स आउट टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ से हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मास। इसका मतलब ये कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मास को 4 टाइम्स कर देता हूं, टाइम पीरियड हमारे पास चूंकि इसका अंडर रूट होगा, इट विल बिकम डबल। सिमिलरली टाइम पीरियड का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, एंड वी हैव गॉट स्क्वायर रूट ओवर देयर एज वेल, व्हिच मींस दैट अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, 4 टाइम्स, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो रहेगा, द न्यू टाइम पीरियड विल बी टी ओवर 2, अंडर रूट 4 को 2 बना देगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसे आपने हमेशा याद रखना है। देखिए अभी मैंने आपके सामने प्रूव किया कि ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट के ओवर एम। इसका मतलब अगर मैं इसको पेश नजर रखूं तो मैं अपनी इक्वेशन को, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी की इक्वेशन है, जो हम सब जानते हैं ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दूं, इफ आई जस्ट प्लेस ओमेगा ओवर हियर, सो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज, मैं ओमेगा की जगह जो ही अंडर रूट के ओवर एम पुट करूंगा, देन आई एम गोना गेट दिस वन, अंडर रूट कंबाइन कर लिया जाए, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे। स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी मैक्सिमम का होती है बताइए, हम सब जानते हैं मीन पोजीशन पर जहां पर x जीरो होता है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं यहां पर x जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम एक्स नॉट। एक्स नॉट बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट के ऊपर हमारे पास स्केयर मौजूद है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको ओमेगा एक्स नॉट भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में ये दोनों फॉर्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए कि बताइए इन दोनों में से कौन सा रिलेशन, ये वाला या ये वाला, मैक्सिमम वेलोसिटी को ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ये कहना है कि ये दोनों ही रिलेशन जो है वो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्सप्रेस करें।
अब हम ये बात भी जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एक्सलेशन होती है इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस करें अंडर रूट के ओवर एम, तो स्क्वायर के बाद ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी कैन हैव अनदर रिलेशन फॉर द एक्सलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ए मैक्सिमम एक्सलेशन कहाँ मैक्सिमम होती है, क्योंकि एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जहां पर एक्स एक्स नॉट के इक्वल होगा, मैक्सिमम होगा, तो एक्सलेशन भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स आई कैन सिंपली से वन थिंग कि यहां पर अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूं एक्सट्रीम पोजीशन की बात, तो मेरे पास मैक्सिमम एक्सलेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूं तो मेरे पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा, आई कैन हैव दिस रिलेशन। सो इट मींस आज आपको पता चला कि एक्सलेशन मैक्सिमम के हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज वो हैं, हम दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हैज रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x ओवर g। हम इस स्लाइड के हवाले से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम has relation for its time period as t is equal to 2 pi under root x over g। स्टूडेंट ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लाइक जीके में भी आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें थोड़ा सा हमने मेंट किया हुआ है इसको। नाउ इफ इट इज टेकन टू सच अ प्लैनेट वे g प्राइम इज g बाय x। अब मजे की बात ये कि अगर टाइम पीरियड वर्टिकल, मैं अब हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम कैसा होता है, द वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम इज लाइक दिस वन। ये फर्म सपोर्ट हो गई और ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ हमने किसी मास को कनेक्ट कर रखा है विच इज सेट इनटू वाइब्रेशन अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट जो होगा, तो अप्लाइड जो फोर्स होगी वो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg होगी। तो इसका रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है, हम उस पर भी बात करते हैं। अब मजे की बात ये कि यहां पर हमारे पास x भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहां पर हमारे पास g भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये उससे कहा टाइम वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का ये रिलेशन है। तो बच्चों ये रिलेशन कैसे आता है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज mg। अब mg को अगर मैं kx के इक्वल रखूं तो मेरे पास m ओवर k इज इक्वल टू x ओवर g के बराबर आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के रिलेशन में अंडर रूट m ओवर के आता है। अभी हमने प्रूव किया m ओवर के x ओवर g के इक्वल है। तो अगर मैं यहां पर m ओवर k की जगह x ओवर g पुट कर दूं तो इस तरह से हम वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का रिलेशन मालूम कर सकते हैं। यहां पे बात ये आती है कि क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड पर या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पर उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं that frequency or the time period of simple harmonic oscillator never depends upon the amplitude of the vibration or instantaneous displacement। तो ये बड़ी हैरत वाली बात नजर आ रही है कि इक्वेशन में तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। g हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला तो m ओवर के होता है, तो ये g कहां से आ गया। तो अब g पर भी डिपेंडेंस ऐसे महसूस हो रही है, क्या g पर भी वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो स्प्रिंग सिस्टम क्या इसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं। सवाल यह वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हैज रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x ओवर g। नाउ इफ इट इज टेकन टू अ प्लैनेट, हम इसे एक प्लैनेट पर ले गए। देखिए g जहां पर क्या रह गया, g रह गया g बाय 10। इसका मतलब g की वैल्यू कम होगी। तो पूछा बताओ वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, व्हाट द स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट्स फौरन से पहले t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x ओवर g ओवर 10 पुट कर देते हैं। बच्चों ये 10 ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब नया वाला टाइम पीरियड बच्चे जो निकालते हैं दैट इज अंडर रूट 10 टाइम्स द प्रीवियस टाइम पीरियड। ऑब्वियसली दे विल गो फॉर दिस वन। जो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट इसी को सिलेक्ट कर रहे होंगे। 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि मैं इस डायग्राम में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि सपोज करें ये हमारे पास स्प्रिंग है और इस वक्त इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, इस वक्त इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है और आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम हियर। मैंने इसे यहां से होल्ड किया हुआ है, इस वक्त इसका एम्पलीट्यूड 0 है। अब वेट तो एक्ट कर रहा है लेकिन चूंकि मैंने होल्ड किया हुआ है, W इज इक्वल टू mg, वेट तो एक्ट कर रहा है लेकिन चूंकि मैंने होल्ड किया हुआ है तो वो इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। अब जो ही मैं इस फिंगर को यहां से हटा लूंगा, इस फिंगर को यहां से हटा लूंगा तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन अंडर द एक्शन ऑफ द वेट। तो याद रखिएगा वेट की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगी। तो इस वेट की वजह से बच्चों इसमें एक्सटेंशन आती है। ये वेट जितना ज्यादा होगा, जो कि वेट जी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वेट जितना ज्यादा होगा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी। अब बच्चा इसका की पॉइंट ये है कि उस प्लेनेट पर
जब g/10 हो गया था तो फोर्स वेट W इज इक्वल टू mg है, तो mg चूंकि g/10 हो गया, g 10 गुना कम हो गया, तो फोर्स भी 10 गुना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सटेंशन भी 10 गुना कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप t भी लिखेंगे, 2 पाई भी लिखेंगे, x/10 लिखेंगे और नीचे g/10 लिखेंगे, 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जवाब आएगा 2 पाई × x/g, जिसका मतलब यह है कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का रिलेशन जाहिरी तौर पर धोखा देता है, उसमें x और g मौजूद है, मगर याद रखिएगा जितने टाइम्स g चेंज होगा, सपोज करें ये 6 टाइम्स चेंज होता है, तो x भी 6 टाइम्स चेंज होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फॉर अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में इन पर बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशंस। स्टूडेंट्स जैसे रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कैपेसिटर्स में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली मैं ऑलरेडी आपको इस 7 चैप्टर के पहले डिवीजन में सिखा चुका हूं कि सीरीज और पैरेलल में हम कैपेसिटर्स की तरह ही हम इनको कंसिडर कर रहे होते हैं। दे कैन बी एडेड अप इन सीरीज, दे कैन बी एडेड अप इन पैरेलल। तो अगर सीरीज में आप इनको ऐड करें तो इनके लिए फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि याद रखिएगा जब भी ऐसा फॉर्मूला आपके पास आएगा तो जो के इक्वलेंट होगा वो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा के होगा उससे भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब स्प्रिंग्स को सीरीज में कंबाइन किया जाएगा तो के इक्वलेंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा या के डिक्रीज कर जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम पीरियड और के आपस में इन्वर्स है, तो जब के डिक्रीज कर रहा होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिया जाता है वो हमेशा इन्वर्स होता है। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज के डिक्रीजेस हेंस टी इंक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसे आपने हमेशा याद रखना है। वेल स्टूडेंट्स इसके बाद अगर सपोज करें वो सारे के सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल से मुराद वो सारे एक जैसे हैं, इसका मतलब K1 भी K है, K2 भी K है और दे आर सो मेनी, सपोज करें N है, तो फिर आप के इक्वलेंट को कैसे निकालेंगे? तो आप किसी भी एक का के ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग से डिवाइड कर देंगे। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। पैरेलल में जब स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया जाता है तो के इस तरह से ऐड होता है। बेटा इसमें सिंपल सी बात है कि चूंकि सारे डायरेक्टली ऐड होंगे तो जो जवाब आएगा वो इस कॉम्बिनेशन के सबसे बड़े से भी बड़ा होगा, तो के मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। इसका मतलब यहां पर अगर बात की जाए के इंक्रीज कर गया, के अगर इंक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। सो स्टूडेंट्स अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हो तो फिर आप n से डिवाइड नहीं करेंगे, आप n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात भी हमने देख ली। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज के इंक्रीजेस सो टाइम पीरियड डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सो दीज ऑल आर डिफरेंट पॉइंट्स, आपको यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कटिंग ऑफ स्प्रिंग इनटू अनइक्वल पार्ट्स। मैंने अपनी फर्स्ट डिवीजन इस चैप्टर 7 की जो फर्स्ट डिवीजन है वहां पे आपको कटिंग के हवाले से भी बता दिया था। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सपोज करें कि मैं यहां पर स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता हूं और शुरू में स्प्रिंग कांस्टेंट के था, तो बताइए हर एक पार्ट का के प्राइम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, हमने सीखा था कि फॉर्मूला हमारे पास होगा n टाइम्स के। तो अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 के हो जाएगा, 4 में किया तो 4 में, 5 में किया तो 5 हो जाएगा। यहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच स्प्रिंग इज डिवाइडेड। हम यहां पे ये भी कह सकते हैं अगर हम इसको कट कर रहे होते हैं तो लेंथ क्या कर रही होती है? लेंथ डिक्रीज कर रही होती है। लेंथ जितने टाइम्स डिक्रीज करती है के उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लें, स्प्रिंग की कटिंग में नंबर ऑफ टर्न जितने टाइम्स कम होगा के उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर इट, आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं इनको। सो एज द लेंथ डिक्रीजेस के इंक्रीजेस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बात हमने अभी सीखी एक क्वेश्चन की शक्ल में, a spring of spring constant 1000 Newton per meter is connected with a mass and set into vibration। उसे एक mass से कनेक्ट किया गया और set into vibration।
दैट इट्स टाइम पीरियड इज टी। आप सपोज कि उसका टाइम पीरियड टी था। कहते नाउ इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब मजे की बात है कि 3 इक्वल पार्ट्स पे अगर हमने इसको कट किया होगा तो बताइए 3 इक्वल पार्ट्स में कट करने की वजह से के प्राइम क्या हो गया हर एक का, वो 3 टाइम्स के हो चुका होगा, विच मीन्स ऑफ ईच पार्ट इट हैज के प्राइम इज इक्वल टू 3 के। बहरहाल क्वेश्चन आगे चल रहा है और इसी क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें आपको सिखाई हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड किया एंड दे आर ज्वाइंट, वो तीनों टुकड़े दे आर ज्वाइंट टुगेदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो है के इक्वलेंट जब निकालना होता है तो आप उसको n टाइम्स के प्राइम कह देते हैं। अब n कितने हैं, हाउ मेनी स्प्रिंग्स आर देयर, 3 स्प्रिंग्स हैं और अब हर एक के लिए के प्राइम कितना हो चुका है, वो 3 के हो चुका है। तो हमारे पास जो जवाब आएगा इट विल 9 के, इट विल बी 9 के। तो बेटा हम टी प्राइम 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के इक्वलेंट की वैल्यू प्लेस की 9 के, तो हमारे पास आएगा टी डिवाइडेड बाय 3। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो इन दिस क्वेश्चन मैंने कोशिश की कि मैं आपको स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस प्लस कटिंग दोनों को मिलाकर ब्लेंड में एक एमसीक्यू से आपको उनकी प्रैक्टिस करवा दूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं? तो सिंपल पेंडुलम is consists of a firm but frictionless port which is present over here. Then we have inextensible string, हमारे पास एक inextensible string होगी, so this is that string, ये हमारे पास वो string है। We are having a heavy bob, this is the heavy bob। अब बच्चों इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास तो यहां से यहां तक है, लेकिन जब मैं पेंडुलम की बात करूंगा, सिंपल पेंडुलम की बात करूंगा, तो सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ ली जाती है उसमें स्ट्रिंग की लेंथ भी इंक्लूड होती है और साथ साथ आप सेंटर ऑफ मैस तक जाते हैं। तो ये बात याद है कि सेंटर ऑफ मैस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टुवर्ड द टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। ये जो एंगल थीटा बना हुआ है, देखिए अगर मैं सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे मीन, यहाँ पे ऑब्वियसली हम बात करें इट इज प्रेजेंट एट द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पर है। देखिए मीन पोजीशन पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। क्या ये नीचे जा रहा है? नीचे तो नहीं जा रहा, तो यकीनन अपवर्ड जो टेंशन एक्ट कर रही होगी वो एक्जैक्टली mg के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन पर टेंशन एट द मीन पोजीशन क्या है, व्हाट इज टेंशन एट द मीन पोजीशन? So you need to remember it. At mean position, tension is found to be like this one. It is T is equal to mg. That is T is equal to mg mean position. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा इज द एंगल मेड बाय, जब आप सिंपल पेंडुलम को मीन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो इस स्ट्रिंग का ये लाइन जो हमारे पास बनती है इसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल थीटा कहते हैं, एंगल मेड विद द वर्टिकल। इस खास पॉइंट को जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास अगर मैं वेट को देखूं तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg, दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर। जब मैं इसको छोड़ूंगा वापस ही आएगा, जो ही मैं इसे यहां से रिलीज करता हूं ये वापस आता है। तो क्यों वापस आता है? वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसे डाउनवर्ड जाना चाहिए था, बट इट कम्स लाइक दिस वन। उसके लिए हम वेट को उसके कॉम्पोनेंट्स में जब रिजॉल्व करते हैं, we resolve it like this one, ये एंगल थीटा यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो W इज इक्वल टू mg को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये चीज बन जाती है mg cos ऑफ थीटा, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है mg sin ऑफ थीटा व्हिच प्लेज द रोल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास एंगल थीटा पेपर में हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हो तो फिर क्या होगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये सारे के सारे रिलेशन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर वो आपसे पूछता है पेपर में कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसका क्या रिलेशन है, तो T इज इक्वल टू हम देख सकते हैं दैट इज mg cos ऑफ थीटा, हमारे पास mg cos ऑफ थीटा है, और रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास mg sin ऑफ थीटा है। स्टूडेंट आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। एट मीन पोजीशन टाइम हमारे पास टेंशन क्या होगी, टेंशन होगी मीन पोजीशन पर T इज इक्वल टू mg, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। एट मीन पोजीशन F नेट 0 है, इसलिए एक्सलेशन भी मीन पोजीशन पर 0 होगी।
अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन क्या होगी? तो टेंशन हमारे पास होगी mg cos ऑफ थीटा, हमने अभी उसको रिजॉल्व भी किया था। रीस्टोरिंग फोर्स होगी mg sin ऑफ थीटा। अक्सर मिसकॉन्सेप्शन मौजूद है, रीस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस लिखा जाता है, माइनस mg sin ऑफ थीटा। याद रखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स जहां पर mg sin ऑफ थीटा ही होगी, विच इज अ मिसकॉन्सेप्शन प्रेजेंट इन ऑल माइंड्स। इसे आपने याद रखना है। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। तो ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। अ सिंपल पेंडुलम मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो एंगल सिंपल पेंडुलम बना रहा है उसने बोला वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। देखिए इसका मतलब अब यहां पे ये हमारे पास बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर एंगल थीटा बन रहा है तो हमें जिस एंगल से कंसर्न है वो तो ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल क्या है? देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यकीनन 90 माइनस थीटा होगा। मैं सारी की सारी डायग्राम वहीं पे आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बोले एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन क्या होगी, तो बच्चे फॉरन mg cos ऑफ थीटा, चुके रट्टा लगा होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन mg cos ऑफ थीटा, तो इसी को सिलेक्ट कर रहे थे बेटा। जो ही असल में आप थीटा आपके पास आ चुका है 90 माइनस थीटा, हमारा इससे कंसर्न है। हम सब जानते हैं जब जो ही cos 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साइन ऑफ थीटा में। इसका मतलब बड़ी खूबसूरती से यहां पर हमारे पास जो टेंशन होगी इट विल बिकम mg साइन ऑफ थीटा। और अगर रीस्टोरिंग फोर्स की मैं बात करूं तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास mg cos ऑफ थीटा हो जाएगी। तो ये बहुत ही अहम सवाल था। तो एक्सप्लेनेशन तो हमारे वो क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर इट्स रीस्टोरिंग फोर्स एंड टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात उसने की रीस्टोरिंग फोर्स की, रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन क्या होगा। फिर पूछा टेंशन का रिलेशन क्या होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन होगा mg cos ऑफ थीटा। तो हम सबसे पहले देखते हैं mg cos ऑफ थीटा कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है और ये हमारे पास mg sin ऑफ थीटा। सो बेस्ट ऑप्शन इज द बेटा। हियर इज द डायग्राम। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आपके पास जो टेंशन होगी उसका रिलेशन होता है mg cos, यहां पे थीटा नहीं आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू mg sin ऑफ थीटा। और रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगी mg sin ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा में। स्टूडेंट इसी के हवाले से एक और बड़ा अहम सवाल, टॉर्क इन पेंडुलम। देखें टॉर्क पेंडुलम जब मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है इस तरह से, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क इन इट, तो याद रखिएगा मैं दोनों क्वेश्चन यहीं पे आपके लिए टेबल में लेकर आया हूं। अगर थीटा वो एंगल है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स आप क्या लिखेंगे? बोले बिल्कुल सही, mg sin ऑफ थीटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी। आपने सिंपली L के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखिए रीस्टोरिंग फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और जो लेंथ होगी, जो मोमेंट आर्म, उसे हम L कहेंगे, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा टॉर्क का mgl sin ऑफ थीटा। लेकिन अगर यही सवाल ये कहा जाए दैट इफ अ सिंपल पेंडुलम मेक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो टॉर्क का क्या रिलेशन होगा? तो फिर आप सब जानते हैं वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन ऑफ थीटा नहीं mg cos ऑफ थीटा होगी। तो आपके पास टॉर्क का रिलेशन mg cos ऑफ थीटा के साथ L को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट। पर्टिकुलर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फेज चल रहा है। सिंपल पेंडुलम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और फ्रीक्वेंसी को 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डज नॉट हैव मैथ इन इट। ये बहुत अहम नुक्ता है। किसी भी बच्चे से पूछे कि बताइए क्या मैथ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, तो बच्चा फौरन कहेगा क्योंकि रिलेशन में कहीं पर भी मैथ इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब मैथ पर तो ये डिपेंड कर ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, नॉर्मली इट इज अ थॉट that mass cannot affect time period or the frequency. Let us observe very important question. Students, मैं आपके लिए एंटी टेस्ट के सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंशाल्लाह आई होप आप बहुत एंजॉय करेंगे। पहला क्वेश्चन जो एंटी टेस्ट में बहुत दफा आ चुका है, अ गर्ल इज टेकिंग अ स्विंग
एक गर्ल है जो एक स्विंग ले रही है, झूला ले रही है, आपको पता है झूले को साइड से देखा जाए तो क्या हमें एक सिंपल पेंडुलम ही महसूस हो रहा होता है। सच दैट हर टाइम पीरियड ऑफ स्विंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी कैपिटल टी। तो इसका मतलब जब वो स्विंग ले रही है और वो उस पर बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम पीरियड मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट इज टाइम पीरियड इज टी। नाउ इफ शी स्टैंड्स अप ऑन द स्विंग, अगर वो यहां पे खड़ी हो जाती है, तो फिर वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। तो बच्चा यही कहेगा भाई इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि चाहे वो बैठी हो या वहां पे खड़ी हो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इस बच्ची के हवाले से इस बच्ची को एक बॉब कंसीडर कर लिया जाए, तो आप सब जानते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। एल मैंने आपको बोला था नॉट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज एक्चुअली द स्ट्रिंग की लेंथ अप टू सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, यानी ये होगा, तो इट मींस हमारे पास लेंथ होगी, इट विल बी समवेयर अप टू दिस पॉइंट। लेकिन जब वो बच्ची यहां पे खड़ी हो जाती है, तो फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पता चला कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास, बच्ची बैठी थी, सेंटर ऑफ मास नीचे था, जो ही वो खड़ी हुई सेंटर मास ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास जब शिफ्ट होगा, जब भी शिफ्ट होगा, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इफेक्ट होती है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम जब इफेक्ट होगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम जब इफेक्ट होगी, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लाजमी इफेक्ट होंगे। तो हमने यहां पे ये देखा लेंथ डिक्रीज कर गई थी, इसका मतलब टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये भी जीके में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल पेंडुलम्स हैव ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम। बताइए इनमें से किसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है। आपको पेंडुलम दिखाए गए हैं, स्टूडेंट्स देखिएगा। इस पेंडुलम की जो लेंथ जो दिखाई गई है वो 1 मीटर है, इस पेंडुलम की लेंथ भी 1 मीटर है, इस पेंडुलम की लेंथ भी सेम है, इट इज ऑल्सो 1 मीटर। तो लेंथ सबकी सेम है, तो बच्चा तो फौरन से पहले कहेगा दैट दे ऑल हैव द सेम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। गौर से देखिए, बॉब में हमारे पास यहां पे जो फर्स्ट पेंडुलम की बॉब की बात करें, तो ऊपर जो हमारे पास भरा हुआ है दैट इज एल्यूमिनियम, और नीचे जो भरा हुआ है दैट इज लेड। बच्चों याद रखिएगा, लेड एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ज्यादा डेंसिटी रखती है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लेड की तरफ शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं पहले वाले, तो इसकी लेंथ यहां से यहां तक होगी, ये फर्स्ट की लेंथ है, यानी लेंथ ये नहीं है, लेंथ बेसिकली सेंटर ऑफ मास तक देखी जाती है। लेड इज मच हैवियर और डेंसर देन एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेड, तो वो नीचे की तरफ होगा। दूसरे में अगर मैं बात करूं, तो दोनों साइड, एल्यूमिनियम भी साइड पर मौजूद है और हमारे पास लेड भी साइड पर मौजूद है, तो लेड का सेंटर ये हनता है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा लेंथ सेंटर ऑफ मास यहां तक आएगा, लेंथ इतनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेड ऊपर आ गई है तो कहीं यहां पर होगा, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास लेंथ यहां पर है। अब टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इस पेंडुलम की का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा। सो एज लेड हैज मच मोर डेंसिटी देन aluminium, so center of mass or center of gravity must be shifted towards it. It can be seen that in A, first option जो मैंने आपसे शेयर की, lead is at bottom, so center of gravity is lowest there, means more is value of length, hence this will have the maximum value of time period. Students, I hope कि इन दो questions में आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया होगा कि लेंथ डिपेंड्स अपॉन सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा तो लेंथ वेरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी एट अर्थ। अब मजे की बात ये, सिंपल पेंडुलम का जमीन पर टाइम पीरियड टी था, इज टेकन टू द मून, आप उसको मून पर ले गए, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड टी प्राइम ऑन द मून। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं कि मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ से g/6 रह जाती है, तो आपने फॉर्मूला में g प्राइम की जगह g/6 पुट किया, तो इसका मतलब जवाब आपके पास आएगा √6 टाइम्स t। तकरीबन सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो
तो यू हैव डन दिस क्वेश्चन, इसका मतलब आपने देखा जी पर डिपेंडेंस कैसी है। लेकिन स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इन अबव क्वेश्चन इफ वी वांट पेंडुलम टू हैव टी प्राइम इज इक्वल टू टी, लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो जमीन पर था वही मून पर रहे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे मुमकिन है, वहां पे तो जी कम हो रहा है। तो बेटा ये पॉसिबल कैसे है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जब g/6 ये हो जाएगा तो आप क्या करो, आप लेंथ को l/6 कर दो। जो आप लेंथ को l/6 करोगे 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जवाब वही टाइम पीरियड का आएगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर मैं किसी पेंडुलम को जमीन से मून पर या किसी और जगह लेके जा रहा हूं जहां पे जी कम हो रहा है, लाइक g/2 रह रहा है, g/4 रह रहा है, g/3 रह रहा है, तो याद रखिए टाइम पीरियड को अगर मैं चाहूं कि वो चेंज ना हो तो मुझे लेंथ को भी उतने टाइम्स कम करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे मून पर g/6 रह गया तो आप लेंथ को l/6 कर दो ताकि 6 से कैंसिल आउट हो जाए और टाइम पीरियड अनअफेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं इसी की और प्रैक्टिस के हवाले से। वेल स्टूडेंट्स, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम किसको कहते हैं हम सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0.5 हर्ट्ज। ऑन अर्थ अगर जमीन पर कोई भी सिंपल पेंडुलम है, याद रखिएगा उसकी लेंथ 0.99 मीटर होगी, या इसको 1 मीटर भी अप्रोक्सीमेटली कंसीडर किया जा सकता है। अब पहला सवाल बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, अ सेकंड पेंडुलम इज ऑन मून, वो मून पर है, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है सेकंड पेंडुलम मून पर है, तो इसका मतलब मून पर जब वो गया होगा तो टाइम पीरियड हमारे पास √6 टाइम्स टी हो गया होगा। तो इट मींस ये टाइम पीरियड बढ़ गया है, ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि मून पर जी की वैल्यू तो चेंज होती है, वहां पे जी कम हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया होगा। तो बच्चे सारे के सारे बीटा टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन 2 सेकंड को सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट यहां पे की वर्ड है कि एज डिक्लेयर्ड इट्स सेकंड पेंडुलम ऑन मून, चूंकि हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो सेकंड पेंडुलम है, वो सेकंड पेंडुलम है मून पर। इसका मतलब मैंने ये डिक्लेयर किया वो मून पर सेकंड पेंडुलम है। तो बेटा ये कब हो सकता है, इसका मतलब मैं दावा कर रहा हूं मून पर सेकंड पेंडुलम है। इसका मतलब अगर वो मून पर सेकंड पेंडुलम है तो यकीनन जब g/6 हुआ होगा तो उसके टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखने के लिए मैंने लाजिमन लेंथ को l/6 कर दिया होगा, 6 से कैंसिल आउट हो गया होगा और टाइम पीरियड अनअफेक्टेड रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि इट इज सेकंड पेंडुलम ऑन मून। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज चार्ली। तो कभी भी अगर वो आपको ये बोले कि आ सेकंड पेंडुलम ऑन मून, इसका मतलब डिक्लेयर कर रहा है वो मून पर सेकंड पेंडुलम है, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी लेंथ को चेंज कर दिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सीक्वेंस में करवाए, ये असल में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि हम टाइम पीरियड के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं। अ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ, सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ। अब मजे की बात है, सेकंड पेंडुलम कहां पर उसने डिक्लेयर किया, अर्थ पर। अब उसने ये नहीं कहा कि वो मून पर सेकंड पेंडुलम है, इसका मतलब वो अर्थ पर सेकंड पेंडुलम है, इट्स टेकन टू द मून। उससे सिर्फ ये बोला कि मून पर ले गया हूं, लेकिन सेकंड पेंडुलम कहां पे था, अर्थ पर था। कहता देन इट्स टाइम पीरियड ऑन मून विल बी, मून पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा अब बिल्कुल सही है, अब वह मून पर उसने उसको सेकंड पेंडुलम नहीं बोला, इसका मतलब लेंथ उसने चेंज का जिक्र कहीं पे भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर देन 2 सेकंड। ये वो है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। सो एज इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ ओनली, सो इट मींस इट इज नॉट अ सेकंड पेंडुलम on the moon, hence when g decreases so time period increases, so time period would be greater than 2 seconds. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है हम सबके लिए। वेल चैप्टर नंबर 5 में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो आर के स्केल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर हम आर के साथ देखें, रेडियस के साथ देखें, तो जी का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जमीन पर मूव करूं, जमीन, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, सो अर्थ इज लाइक दिस वन। ये देखिए अर्थ कुछ इस तरह से है, ये ऐसे है जैसे एक फुटबॉल को पिचका दिया जाए तो ये कुछ बेजवी सी हो जाती है, इन्फ्लेटेड सा बन जाता है। तो अर्थ इस तरह से है, तो अगर मैं अर्थ पर भी मूव करूं तो याद रखिएगा आर एक जैसा नहीं है, रेडियस एक जैसा नहीं है। अगर रेडियस एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब ये कि जी अर्थ की सरफेस पे मूव करते हुए भी एक जैसी नहीं होगी। तो जैसे जैसे रेडियस वेरी करेगा जी की वैल्यू वेरी करेगी। आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
जहां पे रेडियस कंपैरेटिवली कम है बच्चों, इसे पोल का नाम दिया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जहां पे रेडियस मैक्सिमम है इसे इक्वेटर का नाम दिया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पे रेडियस कम होगा यानी पोल पर रेडियस कम होगा वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा है वहां यानी इक्वेटर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर जी की वैल्यू मिनिमम होगी। सो एट पोल जी विल बी मैक्सिमम। मैं बात करूं ऑन सरफेस की बात करूं कि सिर्फ सरफेस पे अगर मैं मूव करूं तो पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पर जी विल बी मिनिमम ऑन सरफेस एट सेंट। और अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं बेटा, आप सब जानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पर हमारे पास जी की वैल्यू 0 हो जाती है, जी वहां पे 0 हो जाता है। ये मैं चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में आप सबको सिखा चुका हूं। सो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का रिलेशन जी के साथ इनवर्स होगा पेंडुलम का अंडर रूट जी। तो एट पोल जब हमारे पास, अब ये बात याद रखिएगा, जब जी मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड आपके पास मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इक्वेटर पर हमारे पास हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जी मिनिमम है, जी अगर मिनिमम है तो टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। सेंटर की बात कर लेते हैं, अगर एक सिंपल पेंडुलम को सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाएं जहां पे जी 0 हो जाएगा, तो जब जी 0 हो जाएगा तो बेटा आप सब जानते हैं ये टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ये छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। वेल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल एंड अपेरेंट वेट फॉर सिंपल पेंडुलम चैप्टर नंबर 5 में रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखते हैं, अ लिफ्ट इज एक्सलेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सलेशन a इज इक्वल टू जी, वो अपवर्ड जा रही है लिफ्ट, उसकी एक्सलेशन a इज इक्वल टू जी है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम माउंटेड इन इट एट रेस्ट इट हैड टाइम पीरियड एज टी। इसका मतलब अगर एक लिफ्ट अपवर्ड जा रही है और उसकी एक्सलेशन जी के इक्वल सपोज करें, तो बताइए अगर उस लिफ्ट में कोई सिंपल पेंडुलम माउंट किया गया हो जो रेस्ट पर टाइम पीरियड टी रखता हो, तो जब वो a इज इक्वल टू जी को अटेन कर लेगी लिफ्ट, तो बताइए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहां पर हम लोग रियल एंड अपेरेंट वेट का टॉपिक यूज करेंगे। आप सब जानते हैं जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो टेंशन या अपेरेंट वेट का रिलेशन होता है mg प्लस ma। m अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये कीवर्ड आ गया g प्लस ए। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं रिलेशन में g प्लस ए लिखूंगा, तो टाइम पीरियड नया वाला हमारे पास 2 पाई वही रहेगा, लेंथ वही रहेगी, लेकिन यहां पे g प्लस ए आएगा। a चूंकि g के इक्वल है, जो मैं यहां पे g पुट करूंगा तो नीचे 2g आ जाएगा, तो टाइम पीरियड t ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर एक लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम माउंटेड इन इट। अब अगर एक लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास, हम ऐसा करते हैं टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए अगर फ्री फॉल कर रहा है तो आप सब जानते हैं एक्सलेशन जी के इक्वल होगी, मगर जो इक्वेशन लिखी जाती है वो एम जी माइनस एम में होता है। तो यहां पे कीवर्ड आ गया दैट इज जी माइनस ए। तो आप रिलेशन में जी माइनस ए पुट करेंगे, मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो जी माइनस जी नीचे 0 आएगा तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 हो जाएगी। ये वही बात है जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी 0 हो जाए तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक के पास पहुंच चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम सब ये बात जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व होती है। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमेशा याद रखिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकती है, वो तभी हो सकती है जब एक्स नॉट हो जाएगा, तो मैक्सिमम भी हो जाएगी तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगी। लेकिन याद रखिएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो यकीनन ये टोटल एनर्जी का रिलेशन है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर जो होगी वो पोटेंशियल हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब टोटल एनर्जी के बारे में मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दूं, देखिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यहां पे मौजूद ही नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डबल करने से यार पोटेंशियल एनर्जी पर तो इफेक्ट आएगा मगर टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो आप देख सकते हैं, इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहां पे इस ग्राफ में हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो की है, इस तरफ पॉजिटिव,
इस तरफ नेगेटिव, और बेटा ये हमारे पास एनर्जीज हैं, एनर्जी ऑब्वियसली पॉजिटिव लेके चल रही है। ये ग्राफ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ये किसका हो सकता है? ये कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी है जो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी। मगर याद रखिएगा दोनों का सम टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो ये कर्व हमारे पास टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, एक्सट्रीम पर ये वाली एनर्जी जीरो है, तो कौन सी एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो होती है? जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास जो बना हुआ है, इट इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पर जीरो होगी, और लास्ट पर नॉट द लीस्ट जो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम वैल्यूज रख रही है, मीन पर जीरो हो जाती है, तो बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस ग्राफ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखा जा सकता है, बड़ा आसान हो गया। देखें ये क्या चीज है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या चीज है? ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी में से जब भी पोटेंशियल को निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, यहां से हाफ के कॉमन लिया तो उसको डिफरेंट अंदाज से लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो सकती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। आइए इसके कुछ प्रैक्टिस है करते, कुछ क्वेश्चंस। बहुत फेमस क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे? तो बेटा याद रखने वो x नॉट ओवर 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखा, फॉर्मूला लिखा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता चला जाऊं देन आई विल सी दैट कि मेरे पास x जो आएगा वो x नॉट ओवर अंडर रूट 2 होगा। ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा डिस्टेंस होगा जिस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर होगी? इट इज नॉट x नॉट ओवर 2, इट इज x नॉट ओवर अंडर रूट 2। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रखता है, ना ज्यादा ना कम, तो याद रखिएगा ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम वी कॉल इट द फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर। फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं जो कि अपनी ही रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेट कर रहा होता है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। इसी तरह से अगर कर्व हमारे पास कम होने लग जाए, उसका एम्पलीट्यूड कम होने लग जाए, तो याद रखिएगा इसका मतलब डैम्पिंग फोर्स एक्ट कर रही है, इसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि एम्पलीट्यूड हमारे पास बढ़ने लग जाए, इफ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस वन, तो बेटा उसको हम लोग ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं, या रेजोनेंस भी कर्व भी कहते हैं। मोर डैम्पिंग लेस शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, which you'll have to remember it. Students, I hope that you people have enjoyed a lot. Wish you best of luck for this segment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.